हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। अब हम सभी इनके बारे में इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 तक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनेता थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाले। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल क्या था, तो 2002 से 2007 तक था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे और पले बढ़े। कलाम ने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने अगले 4 दशक एक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बिताए, मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंगठन में और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहराई से शामिल थे। बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था। अगर पूछा जाए भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। उन्होंने 1998 में पोखरण द्वितीय और परमाणु परीक्षण में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। पोखरण द्वितीय जो हुआ था, परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। और 1974 में पहले परीक्षण के बाद भारत का दूसरा ऐसा परीक्षण था। जो परमाणु परीक्षण पहला हुआ था पोखरण में, वो 1974 में हुआ था, और दूसरा परमाणु परीक्षण ये 1998 में पोखरण 2 के नाम से किया गया था। कलाम को 2002 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। उन्हें व्यापक रूप से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए लोगों का राष्ट्रपति से किसे संबोधित किया जाता था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति पद के बाद वे अध्यापन, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लगे रहे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय कलाम बेहोश हो गए और 83 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। कलाम की मृत्यु आपसे पूछा जाए कब हुआ, तो 27 जुलाई 2015 को। और कब, तो IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय 83 वर्ष की आयु में हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। उनके गृह नगर रामेश्वरम में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में हजारों लोग शामिल हुए, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। 2017 में उनके गृह नगर के पास एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी, अब भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है, के पंबन द्वीप पर रामेश्वरम के तीर्थ स्थल में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म जो है 1931 में हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो पंबन द्वीप पर रामेश्वरम के तीर्थ स्थल में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन मरकायार एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे, और उनकी मां आसी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता के पास एक नाव थी जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच ले जाती थी। कलाम परिवार में 4 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी मरकायार व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास कई संपत्तियां और जमीन के बड़े हिस्से थे। मरकायार तटीय तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक मुस्लिम जातीय समूह है। मरकायार क्या है, तो तटीय तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाने वाला एक मुस्लिम जातीय समूह है, जो अरब व्यापारियों और स्थानीय महिलाओं के वंशज होने का दावा करता है। पारिवारिक व्यवसाय में माल का व्यापार और भारतीय मुख्य भूमि और पंबन द्वीप के बीच और श्रीलंका से यात्रियों का परिवहन शामिल था। 1914 में पंबन द्वीप को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाले पंबन ब्रिज के खुलने के साथ ही व्यवसाय विफल हो गया।
नतीजतन पैतृक घर के अलावा परिवार की अन्य संपत्ति और संपत्ति 1920 के दशक तक खत्म हो गई और कलाम के जन्म के समय तक परिवार गरीबी से त्रस्त था। अपने स्कूल के दिनों में कलाम को औसत ग्रेड मिले, लेकिन उनके शिक्षकों ने उन्हें एक होनहार और मेहनती छात्र बताया जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने गणित सीखने में घंटों बिताए। उन्होंने रामनाथपुरम के स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। कलाम 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। जब वे एक क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो संस्थान के डीन उनके प्रगति की कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने अगले 3 दिन के भीतर प्रोजेक्ट पूरा न होने पर उनकी छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी। कलाम ने समय सीमा को पूरा किया, जिससे डीन प्रभावित हुए, जिन्होंने बाद में उनसे कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था और आपसे कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। बाद में वे लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने से बाल बाल चूक गए, क्योंकि वे क्वालिफायर में 9वें स्थान पर रहे और भारतीय वायुसेना में केवल 8 पद उपलब्ध थे। यह कलाम का कहना था कि यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश से नेतृत्व सीखा। यह मेरे लिए सीखने और ज्ञान अर्जित करने का समय था। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा के सदस्य बन गए और एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। अपने शुरुआती करियर के दौरान वे छोटे होवरक्राफ्ट के डिज़ाइन में शामिल थे और डीआरडीओ में नौकरी के अपने चुनाव में आश्वस्त नहीं थे। बाद में वे प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करते हुए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में शामिल हो गए। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पहले निदेशक HGS मूर्ति ने उनका साक्षात्कार लिया और उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भर्ती कर लिया। 1969 में कलाम ने इसरो में स्थानांतरित कर दिया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के परियोजन निदेशक बने, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। उन्होंने पहले 1965 में डीआरडीओ में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम को अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ था। 1963-64 में उन्होंने हैम्पटन में नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर, ग्रीन बेल्ट में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी का दौरा किया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध से कलाम SLV-3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित करने के प्रयास का हिस्सा थे। मई 1974 में कलाम को राजा रमन्ना द्वारा टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, भले ही वह आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का हिस्सा नहीं थे। पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। 1970 के दशक में कलाम ने 2 परियोजनाओं प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अस्वीकृति के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से कलाम के निर्देशन में इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया। कलाम ने इन वर्गीकृत परियोजनाओं का वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए कैबिनेट को समझाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। उनके शोध और नेतृत्व ने उन्हें 1980 के दशक में पहचान दिलाई। कलाम ने धातु विज्ञानी VSR अरुणाचलम के साथ काम किया, जो उस समय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री R वेंकटरमन के सुझाव पर कि योजनाबद्ध मिसाइलों को एक के बाद एक करने के बजाय कई मिसाइलों का एक साथ विकास किया जाए। वेंकटरमन ने एक एकत्रित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम नामक परियोजना के लिए 3.88 बिलियन आवंटित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कलाम को इसका मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया था। कलाम ने बढ़ी हुई लागत और समय के बावजूद अग्नि, एक मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी
सामरिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल सहित मिसाइलों के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर उनके काम के लिए उन्हें भारत के मिसाइल के मैन के रूप में जाना जाता था। कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने मई 1998 में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। राजगोपाल चिदंबरम के साथ उन्होंने परीक्षणों के लिए मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान कलाम के मीडिया कवरेज ने उन्हें देश के सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। हालांकि साइट परीक्षण के निदेशक के संथानम ने कहा कि थर्मोन्यूक्लियर बम एक विफल था और गलत रिपोर्ट जारी करने के लिए कलाम की आलोचना की। इस दावे का खंडन कलाम और चिदंबरम ने किया और इसे खारिज कर दिया। 1998 में कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ भूपतिराजु सोमराजु के साथ मिलकर एक कम लागत वाला कोरोनरी स्टेंट विकसित किया, जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। 2012 में दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए कलाम राजू टैबलेट नामक एक टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन किया। 10 जून 2002 को उस समय सत्ता में रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कलाम को नामित करने का इरादा व्यक्त किया। उनकी उम्मीदवारी को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। कलाम के समर्थन के बाद निवर्तमान राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। कलाम ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बारे में कहा, 18 जून को कलाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्यों के साथ भारतीय संसद में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका सामना लक्ष्मी सहगल से हुआ और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 15 जुलाई 2002 को भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में हुआ, जिसमें मीडिया ने कलाम की जीत की भविष्यवाणी की। मतगणना 18 जुलाई को हुई और कलाम ने सहगल द्वारा जीते गए 1,07,366 वोटों के मुकाबले 9,22,884 चुनावी वोट हासिल करके चुनाव जीत लिया। उन्होंने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे राष्ट्रपति भवन में शीर्ष कुर्सी पर बैठने वाले पहले वैज्ञानिक और पहले कुंवारे थे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। उन्होंने बाद में कहा कि लाभ के पद के विधेयक पर हस्ताक्षर करना उनके कार्यकाल के दौरान लिया गया सबसे कठिन निर्णय था। सितंबर 2003 में चंडीगढ़ में PGIMR में एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कलाम ने देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी निर्णय लिया। हालांकि राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मौत की सजा को कम करने के लिए उनके पास प्रस्तुत 21 दया याचिकों में से 20 पर कोई निर्णय नहीं लिया, जिसमें आतंकवादी अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी, जिसे दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमले की साजिश का दोषी ठहराया गया था और 2004 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। उन्होंने केवल एक याचिका पर कार्रवाई की, जिसमें धनंजय चटर्जी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे बाद में फांसी दे दी गई। अपने कार्यकाल के अंत में 20 जून 2007 को कलाम ने कार्यालय में दूसरे कार्यकाल पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के बारे में निश्चितता हो। उनका नाम संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन्हें सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि 2 दिन बाद उन्होंने यह कहते हुए फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया कि वह राजनीतिक प्रक्रियाओं में राष्ट्रपति भवन को शामिल करने से बचना चाहते थे। अप्रैल 2012 में 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल की समाप्ति के समय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि कलाम को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए नामित किए जाने की संभावना है। रिपोर्टों के बाद सोशल नेटवर्किंग साइटों पर उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले पोस्टों में उछाल देखा गया, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलाम के नामांकन का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों के बारे में मीडिया द्वारा बताया गया कि उनकी उम्मीदवारी के लिए उत्सुक हैं। 18 जून 2012 को कलाम ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पद छोड़ने के बाद कलाम शिक्षण में लौट आए और विभिन्न संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बने। वह IIM शिलांग,
में विजिटिंग प्रोफेसर बने। चेन्नई में अपने अल्मा मैटर अन्ना विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर और बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के मानद फेलो थे। सितंबर 2007 में वह तिरुवनंतपुरम में नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले चांसलर बने। उन्होंने भारत में प्रबंधन छात्रों के लिए व्याख्यान भी दिए और पेकिंग विश्वविद्यालय में सत्र आयोजित करने के लिए चीनी सरकार के निमंत्रण पर 2 बार चीन का दौरा किया। 2011 में कलाम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और सुविधा की सुरक्षा का आश्वासन दिया। हालांकि कुछ स्थानीय लोग संयंत्र की सुरक्षा पर उनके बयानों से सहमत नहीं थे और उनके दौरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। मई 2012 में कलाम ने भ्रष्टाचार को हराने के केंद्रीय विषय के साथ भारत के युवाओं को लक्षित करते हुए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा मूवमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। 27 जुलाई 2015 को कलाम ने IIM शिलोंग में एक रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का निर्माण विषय पर व्याख्यान देने के लिए शिलोंग की यात्रा की। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन थोड़े आराम के बाद वे सभागार में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। लगभग 6:35 बजे IST पर अपने व्याख्यान के 5 मिनट बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें गंभीर हालत में पास के बेथनी अस्पताल में ले जाया गया और उन्हें पहुंचने पर उनकी नब्ज या जीवन के अन्य कोई लक्षण नहीं थे। गहन चिकित्सा इकाई में रखे जाने के बावजूद शाम 7:45 बजे अचानक हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। उनके सहयोगी सृजन पाल सिंह से उनके कथित अंतिम शब्द थे, मजेदार आदमी, क्या आप ठीक हैं? उनकी मृत्यु के बाद भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार ने सम्मान के प्रतीक के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। भारत और विदेश के विभिन्न नेताओं ने कलाम के निधन पर शोक व्यक्त किया। कलाम का पार्थिव शरीर 28 जुलाई की सुबह नई दिल्ली लाया गया, जहां तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर रखा गया। 29 जुलाई को उनके पार्थिव शरीर को मदुरै के रास्ते मंडपम शहर में ले जाया गया और सड़क मार्ग से उनके गृह नगर रामेश्वरम ले जाया गया। उनके पार्थिव शरीर को एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उस शाम 8 बजे तक अंतिम सम्मान दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को रामेश्वरम के पेई करम्बू मैदान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ 3,50,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में सुपुर्द ए खाक किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक रामेश्वरम के पेई करम्बू में DRDO द्वारा कलाम की याद में बनाया गया था। इसका उद्घाटन जुलाई 2017 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। स्मारक में रॉकेट और मिसाइलों की प्रतिकृतियां प्रदर्शित की गई जिनके साथ कलाम ने काम किया था और उनके जीवन के बारे में विभिन्न एक्रेलिक पेंटिंग है। प्रवेश द्वार पर कलाम की एक बड़ी मूर्ति है जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया और 2 अन्य छोटी मूर्तियां क्रमशः बैठी और खड़ी मुद्रा में है। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिनमें सबसे बड़ी एक बहन थी असीम जोहरा, जिसकी मृत्यु 1997 में हुई। उसके बाद 3 बड़े भाई थे, मोहम्मद लेबाई, 5 नवंबर 1916 में जन्म हुआ और 7 मार्च 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मुस्तफ़ा कलाम की मृत्यु 1999 में हो गई और कासिम मोहम्मद की मृत्यु 1995 में। वे जीवन भर अपने बड़े भाई बहनों और उनके विस्तारित परिवारों के करीब थे और नियमित रूप से अपने बड़े भाई बहनों को छोटी रकम भेजते थे। हालांकि वे खुद आजीवन कुंवारे रहे। कलाम अपनी ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वह शराब नहीं पीते थे और शाकाहारी थे। कलाम को तमिल कविता लिखना, वीणा बजाना और हर दिन कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना पसंद था और उनके पास कभी टेलीविज़न नहीं था और उनकी आदत थी सुबह 6:30 या 7 बजे उठना और 2 बजे तक सो जाना। उनकी निजी संपत्ति में कुछ किताबें, एक वीणा, कपड़े, एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर और लैपटॉप शामिल थे। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी और उनकी संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े भाई के पास चली गई। कलाम ने 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के बाद 2 वर्षों के दौरान 1 लाख छात्रों के साथ बातचीत करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बताया, मैं युवा लोगों, विशेष रूप से हाई स्कूल के छात्रों की संगति में सहज महसूस करता हूँ। अब से मैं उनके साथ अनुभव साझा करना चाहता हूँ, उनकी कल्पना को प्रज्वलित करने में उनकी मदद करना चाहता हूँ और उन्हें एक विकसित भारत के लिए काम करने के लिए तैयार करना चाहता हूँ, जिसके लिए रोड मैप पहले से ही उपलब्ध है।
उनका सपना है कि हर छात्र अपने दिल में छिपी आग का उपयोग करके जीत के साथ आसमान को रोशन करे, और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्य विकासों में सक्रिय रुचि थी, जैसे कि बायोमेडिकल इम्प्लांट विकसित करना। उन्होंने मालिकाना सॉफ्टवेयर की तुलना में ओपन सोर्स तकनीक का भी समर्थन किया, जब भविष्यवाणी करते हुए कि बड़े पैमाने पर मुफ्त सॉफ्टवेयर का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों को अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। धर्म और आध्यात्मिकता कलाम के लिए जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण रहे। वह एक सुन्नी मुसलमान थे और रमजान के दौरान दैनिक नमाज और उपवास उनके जीवन का अभिन्न अंग था। उनके पिता एक मस्जिद के इमाम थे और उन्होंने अपने बच्चों में इन इस्लामी रीति रिवाजों को सख्ती से डाला था। उनके पिता ने युवा कलाम को अंतर धार्मिक सम्मान और संवाद के मूल्य से भी प्रभावित किया था। जैसा कि कलाम ने याद किया, हर शाम मेरे पिता AP जैनुलाब्दीन, एक इमाम रामनाथ स्वामी, हिंदू मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और एक चर्च के पुजारी गर्म चाय के साथ बैठते थे और द्वीप से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस तरह के शुरुआती संपर्क ने कलाम को आश्वस्त किया कि भारत के असंख्य मुद्दों के उत्तर देश के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं के बीच संवाद और सहयोग में निहित है। इसके अलावा चूंकि कलाम का मानना था कि अन्य धर्मों के प्रति सम्मान इस्लाम की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है, और उन्होंने टिप्पणी की, महान लोगों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म को लड़ाई का हथियार बना लेते हैं। भारत में विभिन्न समूहों के बीच कलाम की व्यापक लोकप्रियता का एक घटक और उनकी विरासत का एक अस्थायी पहलू भारत की कई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के विभिन्न तत्वों की सराहना करने में उनके द्वारा प्रदर्शित समन्वयवाद है। कुरान और इस्लामी अभ्यास में अपने विश्वास के अलावा कलाम हिंदू परंपराओं में भी पारंगत थे। उन्होंने संस्कृत सीखी थी और भगवद गीता पढ़ी थी। 2002 में राष्ट्रपति बनने के बाद संसद में अपने शुरुआती भाषणों में से एक उन्होंने एक अधिक एकीकृत भारत की अपनी इच्छा दोहराई, जिसमें कहा गया था कि पिछले 1 साल के दौरान मैंने सभी धर्मों के कई आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की और मैं हमारे देश की भिन्न परंपराओं के बीच मन की एकता लाने के लिए काम करने का प्रयास करना चाहूँगा। कलाम को विविध परंपराओं को जोड़ने वाले बताते हुए शशि थरूर ने टिप्पणी की, कलाम एक पूर्ण भारतीय थे जो भारत की विविधता की विरासत की उदारता का प्रतीक थे। पूर्व उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी ने सहमति व्यक्त की कि कलाम भारत के विचार के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे, जिन्होंने सभी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का सर्वश्रेष्ठ रूप धारण किया, जो भारत की अपार विविधता में एकता को दर्शाता है। आध्यात्मिक नेताओं से मिलने की कलाम की इच्छा ने उन्हें बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के हिंदू गुरु प्रमुख स्वामी महाराज से मिलने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें कलाम अपने अंतिम आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु मानने लगे। कलाम और प्रमुख स्वामी 14 साल की अवधि में 8 बार मिले और 30 जून 2001 को अपनी पहली मुलाकात में कलाम ने प्रमुख स्वामी की सादगी और आध्यात्मिकता शुद्धता के प्रति तुरंत आकर्षित होने का वर्णन किया। कलाम ने कहा कि वह प्रमुख स्वामी से अपनी कई मुलाकातों के दौरान प्रेरित हुए और स्वामी की समता और करुणा से प्रभावित होने की बात याद की। इस घटना को बाद में किताब के रूप में अपने अनुभवों को लिखने के लिए उनकी प्रेरणाओं में से एक के रूप में उद्धृत किया। प्रमुख स्वामी ने उन पर जो प्रभाव डाला उसका सारांश देते हुए कलाम ने कहा कि प्रमुख स्वामी ने वास्तव में मुझे बदल दिया है। वे मेरे जीवन में आध्यात्मिक उत्थान का अंतिम चरण है। प्रमुख स्वामी जी ने मुझे ईश्वर समकालिक कक्षा में डाल दिया है। अब किसी भी तरह की युद्धाभ्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अनंत काल में अपने अंतिम स्थान पर पहुंच गया हूं। कलाम ने अपने करियर के दौरान विभिन्न पुस्तकें लिखी है और उनकी पुस्तकों ने विभिन्न देशों में रुचि पैदा की है। अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में उन्होंने 2020 तक भारत को ज्ञान महाशक्ति और एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना की पुरजोर वकालत की। उन्होंने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर अपने काम को भविष्य की महाशक्ति के रूप में भारत के स्थान को स्थापित करने का एक तरीका माना। मैंने 5 क्षेत्रों की पहचान की जहां भारत के पास एकीकृत कार्रवाई के लिए मुख्य क्षमता है: कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली, देश के सभी भागों के लिए भूतल परिवहन और बुनियादी ढांचा, और 5 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता। ये 5 क्षेत्र आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और यदि समन्वित तरीके से आगे बढ़ा जाए तो खाद्य, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कलाम ने अपनी पुस्तक ट्रांसडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी में अपने जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण का वर्णन किया। जब उन्होंने प्रमुख स्वामी से पूछा कि भारत उनके विकास के सपने को कैसे साकार कर सकता है, तो स्वामी ने अपराध और भ्रष्टाचार के मौजूदा माहौल
पर काबू पाने के लिए भगवान और आध्यात्मिक में विश्वास विकसित करने के छठे क्षेत्र को जोड़ने का जवाब दिया। कलाम को विभिन्न विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1997 में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 1997 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, 1998 में सावरकर पुरस्कार और 2000 में रामानुजन पुरस्कार मिला। 2008 में वे हूवर पदक के प्राप्तकर्ता थे। 2013 में उन्हें अंतरिक्ष से संबंधित परियोजना के प्रबंधन और नेतृत्व में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा वॉन ब्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलाम के जन्मदिन को भारत में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2012 में आउटलुक द्वारा आयोजित महानतम भारतीय सर्वेक्षण में कलाम को दूसरा स्थान दिया गया था। सितंबर 2014 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फुल ब्राइट कलाम जलवायु फेलोशिप शुरू की, जिसने 6 भारतीय डॉक्टरेट छात्रों और शोधकर्ताओं को 6 से 12 महीने की अवधि के लिए अमेरिका में संस्थानों के साथ काम करने में सक्षम बनाया। 2015 में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को युवा पुनर्जागरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार की भी स्थापना की, जिसमें एक स्वर्ण पदक, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख यानी $5800 शामिल है, जो वैज्ञानिक विकास, मानविकी या छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने में उपलब्धियों के लिए राज्य के निवासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 2015 में कलाम की जन्मतिथि पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखला के एक भाग के रूप में उनके नाम पर विषय जारी किए। उसी दिन भारतीय डाक ने कलाम की जन्मतिथि की 84वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए। 2017 में नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के फिल्टर पर एक नई जीवाणु की खोज की और कलाम के सम्मान में इसका नाम सोलिबेसिलस कलामी रखा। फरवरी 2018 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने उनके सम्मान में एक नई खोजी गई पौधे की प्रजाति का नाम ड्राइपेट्स कलामी रखा। 2022 में फुटबॉल फिश की एक नई खोजी गई प्रजाति का नाम कलाम के सम्मान में हिमंतोलोफस कलामी रखा गया। 2023 में एक नए खोजे गए टार्डिग्रेड का नाम उनके नाम पर बैटेलिपस कलामी रखा गया। कई जगहों और स्थलों का नाम कलाम के नाम पर रखा गया है। अगस्त 2015 में नई दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम कलाम के नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया। सितंबर 2015 में ओडिशा के व्हीलर द्वीप में राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण स्थान का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में हिमालय में 12 सिगरी ग्लेशियर के पास एक 6180 मीटर की चोटी का नाम माउंट कलाम रखा गया। हैदराबाद में एक मिसाइल अनुसंधान सुविधा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम उनके नाम पर रखा गया है। पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी और पुडुचेरी कई विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों का नाम बदल दिया गया या कलाम के सम्मान में उनका नाम रखा गया। जीवनी उनकी क्या थी, तो इंटरनल क्वेस्ट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर कलाम एस चंद्रा द्वारा पेंटागन पब्लिशर्स के द्वारा 2002 में पब्लिश की गई इंटरनल क्वेस्ट उनकी जीवनी थी। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जो बुक है वो आर के प्रथी द्वारा अनमोल प्रकाशन के द्वारा 2002 में किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द विजनरी ऑफ इंडिया के भूषण के द्वारा जी कात्याल द्वारा APH पव कॉर्प द्वारा 2002 में पब्लिश किया गया। द कलाम इफेक्ट माई ईयर्स विद द प्रेसिडेंट PM नायर द्वारा पब्लिश किया गया, यह हॉपर कॉलिंस के द्वारा। फादर AK जॉर्ज द्वारा महात्मा अब्दुल कलाम के साथ मेरे दिन, यह नोवेल कॉरपोरेशन के द्वारा 2009 में पब्लिश किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ए लाइफ अरुण तिवारी द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम ए लाइफ ये अरुण तिवारी द्वारा हर्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया गया। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम SM खान द्वारा ये पब्लिश किया गया जीवनी, जिसमें ब्लूम सबरी पब्लिशिंग 2016 में पब्लिश किए। 2008 में P धनपाल द्वारा निर्देशित एक वृत्त चित्र फिल्म ए लिटिल ड्रीम भारत में रिलीज हुई थी। 2011 की हिंदी फिल्म आई एम कलाम में कलाम को छोटू नाम के एक गरीब लेकिन उज्जवल राजस्थानी लड़के पर एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने आदर्श के सम्मान में अपना नाम बदलकर कलाम रख लेता है। पीपुल्स प्रेसिडेंट 2016 की एक भारतीय वृत्तचित्र फीचर फिल्म है जो पंकज व्यास द्वारा निर्देशित और भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित है।
माई हीरो कलाम सीवू हिरेमेट की 2018 की कन्नड़ जीवनी पर आधारित फिल्म है जो बचपन से लेकर पोखरण परीक्षणों तक कलाम की जीवनी को दर्शाती है। नेशनल ज्योग्राफिक पर प्रसारित भारत की प्रमुख हस्तियों के बारे में एक विचित्र टेलीविजन श्रृंखला मेगा आइकॉन्स 2018-20 की तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू में शेख मैदीन ने कलाम का किरदार निभाया। सोनी लिव पर हिंदी जीवनी स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज रॉकेट बयाज में कलाम का किरदार अर्जुन राधाकृष्णन ने निभाया था। 2022 की तमिल फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट में कलाम का किरदार अमन ने निभाया है। एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से शुरू हुआ, जब अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गुजरात दौरा या फिर उनका संपादन करना देखते हैं। 2002 में पदभार संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति ने गुजरात राज्य का दौरा करने के अपने फैसले की घोषणा की, जो भूकंप के साथ साथ घातक दंगों से भी त्रस्त था। अपनी पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स में कलाम ने लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आपत्तियों के बावजूद यह यात्रा की। बिल वापसी और संपादन करने के बारे में समझते हैं। 2006 में कलाम किसी विधेयक को वापस करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, जब उन्होंने संसद संशोधन विधेयक 2006 को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। दया याचिका या संपादन करना। कलाम ने मृत्यु दंड का विरोध किया और मृत्यु दंड के लगभग 50 मामलों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया और प्रत्येक मामले में क्षमादान पर विचार किए जाने के कारणों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने एक मौत की सजा को माफ कर दिया और केवल एक दया याचिका धनंजय चटर्जी की, जिसमें 2004 में फांसी दी गई थी, को खारिज कर दिया गया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको कलाम के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट आपको किसी राजनेता के बारे में बताया जाएगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।